हेलो फ्रेंड, वेलकम टू डीजी क्लासेस। तो आज का हमारा है लेक्चर नंबर 2, जिसमें अभी हम लोग पिछला जो बचा हुआ था इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर चैप्टर का जो कुछ पार्ट था, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इस सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और फिर डाटा, यूज़र और मोबाइल ऐप्स, इतना हमको पढ़ना था। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ये बचा हुआ पोर्शन कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम कर लेते हैं थोड़ा सा रिवीजन कल का, जो हम लोग पहले पढ़े थे, जिसमें हम लोगों ने जाना था कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि क्या करता है, डाटा एक्सेप्ट करता है यूज़र से और उसको प्रोसेस करता है, और उसको कैलकुलेशन परफॉर्म करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद, जो जैसे पहले डाटा लिया, इसको क्या किया, प्रोसेस किया, फिर जो रिजल्ट जनरेट होगा उसको क्या करेगा, आउटपुट के रूप में उसको यूज़र को दिखा देगा। तो ये 3 प्रोसेस चलता है कंप्यूटर में। कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं? कंप्यूटर 2 टाइप के होते हैं, एक एनालॉग और दूसरा डिजिटल। एनालॉग में क्या होता है, यहाँ पे जो डाटा मिलता है वो कंटिन्यूअस रहता है, कंटिन्यूअस रेंज रहता है। जैसे ये ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस तरह का जो डाटा मिलेगा ये कंटिन्यूअस है, इसको एनालॉग कहा जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम लोग देख लें, प्रेशर, टेम्परेचर, वोल्टेज जो मेजर होता है वो एनालॉग सिस्टम रहता है। डिजिटल में डिस्टिंक्ट वैल्यू यूज़ करता है, कौन कौन से, 0 और 1, जिसको क्या कहा जाता है, बाइनरी। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ऐसे होगा, एक सेकंड के लिए ये 0, फिर 1, फिर 0, 1, 1, 0, ऐसे ये जाते रहेगा। तो ये हो गया कंप्यूटर कितने टाइप के, एनालॉग और डिजिटल। फिर देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक में क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक में स्पीड, एक्यूरेसी, डिलीजेंस, स्टोरेज कैपेबिलिटी और लास्ट वर्सैटिलिटी, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक। और हिस्ट्री में देख लें कंप्यूटर का, तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पहले 500 बीसी में अबैकस था, फिर 1642 में पास्कलिन, फिर 1834 में एनालिटिक इंजन, फिर 1890 में टेबुलेटिंग मशीन, फिर 1937 में ट्यूरिंग मशीन, फिर 1945 में ईडीवैक और ENIAC, ये 2 कंप्यूटर हैं। फिर 1947 में ट्रांजिस्टर आ गया, और फिर 1970s में इंटीग्रेटेड चिप आईसी। ईडीवैक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और ENIAC का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म याद रखेंगे। फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम लोगों ने पढ़ा था। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, वैक्यूम ट्यूब था। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था। थर्ड जनरेशन में आईसी का प्रयोग हुआ। वो जनरेशन से था जो 1971 से प्रेजेंट जो भी चल रहा है उसमें माइक्रो प्रोसेसर। और फिफ्थ जनरेशन जो क्या है, प्रेजेंट से फ्यूचर है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये था हमारा रिवीजन। तो अब लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। पहला आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को जो कैरेक्टरिस्टिक की बेसिक्स हैं उस बेसिस पे कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। तो कंप्यूटर को 4 तरह से क्लासिफाई किया गया। पहला क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर, और चौथा है सुपर कंप्यूटर। इस 4 कैटेगरी में कंप्यूटर को इसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो पहले देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर ये कैसा एक कंप्यूटर है, ये स्मॉल कंप्यूटर है, लो बजट का कंप्यूटर है, सिंगल यूज़र यूज़ कर सकता है, मतलब सिंगल यूज़र केवल ही चला सकता है उसको। स्मॉल है, लो कॉस्ट है,
और सिंगल यूज़र का ये कंप्यूटर है। ये डिजिटल रहेगा, कंप्यूटर का जो फॉर्म होगा ये एनालॉग में अवेलेबल नहीं होगा, ये डिजिटल कंप्यूटर होगा। और स्टैंड अलोन मशीन है, स्टैंड अलोन मशीन। इसका एग्जाम्पल देख लें तो डेस्कटॉप, डेस्कटॉप जो कंप्यूटर आ रहा है वो इसका एग्जाम्पल हो गया। और हम कह लें टैबलेट कंप्यूटर, जो हमारा टैबलेट वगैरह यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन, ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है, स्मार्टफोन। इसके बाद से आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जनरली एक मल्टी यूज़र सिस्टम है जिसमें एक से ज़्यादा यूज़र एक साथ उस कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। और इसकी मतलब मल्टी यूज़र, और इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी वो हाई होगी, हाई प्रोसेसिंग स्पीड। और ये एक साथ मिनी कंप्यूटर 4 से 200 लोगों को, यूज़र्स को यूज़र्स को सपोर्ट करेगा। और ये रियल टाइम एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज़ में और रिसर्च जो सेंटर्स हैं वहाँ यूज़ होता है। तो रियल रियल टाइम एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज़ एंड रिसर्च सेंटर। तो ये हो गया मिनी कंप्यूटर के बारे में। इसका एग्जांपल हम देखें तो PDP-11 और IBM का 8000 सीरीज़ की जो कंप्यूटर थी वो मिनी कंप्यूटर है। नेक्स्ट हमारा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। नेक्स्ट है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये क्या है? ये एक मल्टी यूज़र, मल्टी प्रोग्रामिंग और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है और एज़ कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर इसकी स्टोरेज भी बहुत ज़्यादा होती है। स्पीड और स्टोरेज मतलब कई गुना ज़्यादा होती है। और ये कुछ टर्मिनल से मिलके बना होता है, कंसिस्ट ऑफ टर्मिनल्स, जैसे कि डम्ब टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल। अब जो डम्ब टर्मिनल है वो डाटा स्टोर नहीं करेगा और प्रोसेसिंग खुद से कर सकता है। यहाँ पे क्या होगा, केवल इनपुट और आउटपुट डिवाइस होंगी। और जो ये इंटेलिजेंट टर्मिनल है ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी होंगी और प्रोसेसिंग भी कर सकता है। और जो ये डम टर्मिनल है ये ना तो इस डाटा स्टोर करेगा ना ही प्रोसेसिंग करेगा खुद से। ये कहीं से डाटा प्रोसेस होके आया रहेगा या फिर ये डाटा लेगा और तुरंत नेक्स्ट को ट्रांसफ़र कर देगा जहाँ स्टोरेज डिवाइस है। ये खुद इसके पास कोई स्टोरेज नहीं है, ना ही प्रोसेसिंग है। केवल डाटा आया अगले को ट्रांसफ़र कर दिया, डाटा आया अगले को ट्रांसफ़र कर दिया। ये डम टर्मिनल का काम है, प्रोसेसिंग भी नहीं करेगा ये। जो कि जबकि इंटेलिजेंट जो टर्मिनल है वो क्या करेगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस तो लगी ही होंगी और डाटा को प्रोसेस भी करेगा। इसमें स्टोरेज कैपेबिलिटी नहीं है, डाटा प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी है और स्टोरेज की प्रोसेस कैपेबिलिटी नहीं है। तो ये हो गया डम टर्मिनल और इंटेलिजेंट टर्मिनल के बारे में। इसका एग्जांपल देखें तो CDC 66,000 और IBM का E5000 सीरीज की जो कंप्यूटर है वो क्या है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। इसके बाद से आता है हमारा सुपर कंप्यूटर। ये अब तक की जो कंप्यूटर बनी हैं मतलब प्रेजेंट टाइम पे वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट हैं। जितने भी कंप्यूटर बने हैं उनसे इनको सुपर कंप्यूटर कहा जाता है। और ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं कंप्यूटर, जिसमें हाई प्रोसेसिंग स्पीड होती है। और जो इसका स्पीड मेज़र किया जाता है वो फ्लॉप्स में किया जाता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो फास्टेस्ट हैं, एक्सपेंसिव हैं और स्पीड जो इसका मेज़र होता है वो फ्लॉप्स में होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। इंडिया का जो पहला कंप्यूटर था, इंडियाज़ फर्स्ट सुपर, जो पहला फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था
उसका नाम क्या था? परम 8000। कब ये बना था? 1991 में। किसके द्वारा? सीडैक के द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग। ये इसका फुल फॉर्म है, सीडैक के द्वारा बनाया गया था। और हाल ही में पीएम मोदी ने एक इंडिया का नया सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है। आई थिंक उसका रुद्र परम नाम है, कंफर्म नहीं है। 26 सितंबर को शायद इसी साल लॉन्च हुआ है। तो ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो अभी स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग कंप्यूटर सिस्टम, जहाँ पे हम लोग देखेंगे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा और यूजर्स के बारे में। तो हार्डवेयर क्या होता है? जो भी मतलब फिजिकल या फिर फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट है, फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट या नॉन इलेक्ट्रॉनिक भी हो गए हैं। जो भी अगर फिजिकल कंपोनेंट है वो क्या है? हार्डवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या है? एक कह लें ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन या कोड है, लाइन ऑफ कोड, जिसके द्वारा क्या किया जाता है? कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि ये प्रोसेस करो, तुम ये कैलकुलेशन करो। तो सेट ऑफ कोड्स टू फॉर कंप्यूटर टू परफॉर्म टास्क। और जो डाटा है, मतलब डाटा कह लें इंफॉर्मेशन गिवन बाय यूज़र, मतलब जो भी हम देते हैं या फिर रिजल्ट या फिर आउटपुट जो है, आउटपुट जनरेटेड बाय कंप्यूटर, वो क्या है? वो डाटा है। यूज़र क्या है? हु यूजेस द कंप्यूटर, मतलब जो भी कंप्यूटर को यूज़ करता है वो क्या कहलाएगा? यूज़र कहलाएगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। तो हार्डवेयर एक क्या है? एक मैकेनिकल पार्ट है, जो कि क्या कम मैकेनिकल कह लें या फिर इलेक्ट्रॉनिक कह लें, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल पार्ट है, दैट मेकअप द कंप्यूटर एज अ मशीन। मतलब कंप्यूटर को क्या करता है? मशीन बनाता है वो। मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स। और ये क्या करता है? फिजिकल डिवाइसेस कंसिस्ट ऑफ फिजिकल डिवाइसेस। एग्जाम्पल अगर हम लोग देख लें, एग्जाम्पल कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, और जो भी अगर हम देख लें माउस कह लें, वो भी क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर ही है। तो इस जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर में क्या क्या आ सकता है? जैसे हम लोग कह लें सीपीयू जो है वो एक कंप्यूटर हार्डवेयर है। मेमोरी जो या फिर स्टोरेज डिवाइस है वो एक हार्डवेयर है। मदरबोर्ड है वो भी हार्डवेयर ही है एक। और जो भी हम फिजिकल कंपोनेंट लगाते हैं कंप्यूटर में वो सारा का सारा क्या है? एक हार्डवेयर है। तो हम लोग अब इसके अंदर का थोड़ा क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं, जैसे सीपीयू, मेमोरी यूनिट, और जो मदर बोर्ड पे जो क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं, किसके थ्रू डाटा हमारा ट्रांसफ़र होता है, बस वगैरह, उसके बारे में जान लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सीपीयू से। सीपीयू, इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू क्या है? एक कह लें हम लोग एक सेंट्रल, एक या प्रोसेसिंग यूनिट है, या फिर कह लें एक ऐसी कंप्यूटर जो मशीन है उसका एक ऐसा एरिया है जहाँ पे सारा का सारा कैलकुलेशन या फिर हर एक चीज़ डिसाइड होता है कि कंप्यूटर कौन सा टास्क अगला परफॉर्म करने वाला है, किस टास्क को होल्ड कर दे, कौन सा आउटपुट जनरेट करना है, क्या आगे करना है, क्या सेव करना है, क्या डिलीट करना है, सारा का सारा क्या करता है? सीपीयू ही परफॉर्म करता है। इसी के द्वारा सारा चीज़ें जो डिसाइड हो या फिर लॉजिकल कैलकुलेशन हो या फिर कुछ भी हो, कंट्रोल पूरा इसका कंट्रोल रहता है कंप्यूटर मशीन पे। हर एक चीज़ पे इसका कंप्यूटर रहता कंट्रोल रहता है, जिससे जिससे ये जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है? हम लोग कह लें ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। और सीपीयू किससे मिलकर बना होता है? एएलयू और सीयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट्स से मिलकर ये बना होता है। और इसमें एक रजिस्टर्स भी होते हैं जो कि क्या करते हैं? एक टेम्पोररी डाटा को होल्ड करते हैं। जो सीपीयू होता है वो एक, जैसे आप लोगों ने देखा होगा i5, i3, फिर एडीएम का, रेडॉन का, ये सब प्रोसेसर वगैरह आते हैं।
तो जो सीपीयू होता है एक सिंगल इंटीग्रेटेड चिप की मतलब या फिर आईसी या फिर माइक्रो प्रोसेसर की एज एक छोटा सा मतलब बहुत छोटा सा एक फैब्रिकेटेड सिंगल ये फिजिकल कंपोनेंट रहता है, उसी के अंदर सारा का सारा ये सीपीयू जो है फीड होता है। उसके अंदर सारी जितने भी कह लें डिज़ाइनिंग है, इलेक्ट्रॉनिक वगैरह जो जो सर्किट बनाना है उसके अंदर सारा का सारा बना हुआ है, और वो जब हमारे सिस्टम पे लगता है तो हमारा सिस्टम काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे हम देखें एक सीपीयू, तो ये सीपीयू के दो पार्ट्स हो गए, एक हो गया एएलयू और एक हो गया सीयू, और इसमें रजिस्टर्स लगे होते हैं क्या करने के लिए, टेम्पोररी डाटा को होल्ड करने के लिए रजिस्टर्स लगे रहते हैं। जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है ये क्या करता है, केवल अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक और लॉजिकल कैलकुलेशन जो है परफॉर्म करता है। अर्थमेटिक कैलकुलेशन एंड लॉजिकल कैलकुलेशन। और जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या करता है, केवल कंट्रोल्स द सिस्टम। ये सिस्टम को क्या करता है, कंट्रोल करता है, या फिर कह लें जो इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स हैं उनको कंट्रोल करता है। और जो रजिस्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं, होल्ड्स टेम्पोररी डाटा, ये टेम्पोररी डाटा को होल्ड करते हैं। अब रजिस्टर्स कितने टाइप के होते हैं, रजिस्टर्स 6 टाइप के होते हैं। जैसे एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो कि क्या करता है, ये रिजल्ट को स्टोर करता है, अर्थमेटिक या फिर लॉजिकल रिजल्ट को। दूसरा हो गया इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो क्या करता है, करंट इंस्ट्रक्शन जैसे कोई बार बार अगर रिसेंटली फेज्ड इंस्ट्रक्शन है उनके उसको होल्ड करके रखता है। तीसरा हो गया प्रोग्राम काउंटर, ये क्या करता है, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस या फिर टू बी फेज्ड। मतलब अगर जो अगला हमको कोई भी कह लें ये प्रोसेस या इंस्ट्रक्शंस को लाना है उसका एड्रेस को क्या करेगा, होल्ड रखेगा। और चौथा होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर या एम वो क्या करता है, ये एम हो मेमोरी का वो लोकेशन स्टोर करके रखता है फिर होल्ड करके रहता है जिसको एक्सेस करना है। मतलब कोई अगर डाटा वगैरह लेना है तो उसका जो स्टोरेज या फिर कह लें मेमोरी का लोकेशन क्या है या फिर एड्रेस क्या है उसको होल्ड करता है। और पांचवा होता है MBR मेमोरी बफर रजिस्टर, यह क्या करता है, टेम्पोररी डाटा को स्टोर करता है जो कि मेमोरी में भेजना है या फिर मेमोरी से लेना है। और छठा जो होता है डाटा रजिस्टर, ये क्या करता है, जो ऑपरेंड्स होते हैं या फिर कोई अदर डाटा है इन सारे चीज़ों के अलावा उसको क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये हमारे 6 टाइप के रजिस्टर होते हैं। और एक बात और याद रखेंगे, साइज ऑफ रजिस्टर को हम लोग और भी क्या कहते हैं, वर्ड साइज कहते हैं। साइज ऑफ रजिस्टर को हम लोग वर्ड साइज कहते हैं, जो कि जैसे हो सकते हैं 8 बिट के, 16 बिट के या फिर 32 या 64 बिट के। और जो सीपीयू का स्पीड है वो किस में मेज़र होता है, बिप्स में, बिप्स या फिर मिप्स, मतलब बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड या फिर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इसमें हम लोग का सीपीयू का स्पीड मेज़र होता है। ये नोट करते चलेंगे आप लोग, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और इसके बाद से हम लोग जो कंट्रोल यूनिट है ये सीयू, ये क्या करता है, ये कुछ कोई भी प्रोसेसिंग वगैरह कुछ नहीं करता है, ये केवल क्या करता है, ऑर्गेनाइजेस द प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड प्रोग्राम। और इनपुट आउटपुट जो डिवाइसेस हैं उससे कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है कि अगर जैसे हम प्रिंटर लगाए हुए हैं तो कौन सा प्रिंट पहले देना है, या फिर स्कैनिंग कर रहे हैं तो स्कैनिंग किस वाले प्रिंटर से करना है। ये सारा चीज़ें काम कंट्रोल यूनिट का है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मेमोरी यूनिट। जो कंप्यूटर का मेमोरी यूनिट होता है वो क्या एक्चुअल में क्या, फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा, डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। और ये कितने किससे मिलके बना होता है, कैशे मेमोरी से और प्राइमरी मेमोरी से मिलके बना होता है।
प्राइमरी मेमोरी कैशे मेमोरी जो कि एक हाई स्पीड मेमोरी है, एक्सपेंसिव है, हाई स्पीड, एक्सपेंसिव और बहुत मतलब कम साइज़ में ये अवेलेबल होती है। इसका कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से और जो फ्रीक्वेंट जो डाटा एक्सेस हो रहे हैं उसी को स्टोर होल्ड करके रहता है। इसका लोकेशन कहाँ होता है? रैम और जो सीपीयू है उसके बीच में ये कैशे लगा होता है, कैशे मेमोरी। इन दोनों के बीच में जो जैसे ये डाटा लेन-देन हो रहा है, यहाँ बीच में क्या है? कैशे मेमोरी है। इसके टाइप्स कितने-कितने होते हैं? L1, L2 और L3। L1 का क्या होता है? 256 केबी का होता है इसका साइज़ और L2 का होता है 6 एमबी और L3 का होता है 12 एमबी का साइज़। ये कितने टाइप्स के होते हैं कैशे मेमोरी? L1, L2, L3 उसका साइज़ है ये एमबी में है, इसको याद रखेंगे। और ये किसके कहाँ पे लगा होता है लोकेशन? रैम और सीपीयू के बीच में। हाई स्पीड है, एक्सपेंसिव है और मेमोरी प्राइमरी मेमोरी जो है इसको हम लोग मेन मेमोरी कहते हैं। मेन मेमोरी कहा जाता है और ये 2 टाइप के होते हैं, एक रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और दूसरा क्या होता है? रोम होता है, रीड ओनली मेमोरी। जो रैम होता है ये वोलेटाइल है, मतलब वोलेटाइल है कि अगर जैसे हम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो इस टाइम रैम में हमारा डाटा है, हम कुछ देख रहे हैं या फिर कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सिस्टम में डाटा पड़ा आ रहा है, जा रहा है, रैम में स्टोर हो रहा है। अगर जैसे हम सिस्टम बंद करते हैं तो सारा का सारा रैम में जितने भी डाटे हैं सारे क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे और फिर अगर हम दोबारा सिस्टम ऑन करते हैं तो रैम का जो मेमोरी है या फिर रजिस्टर है सारे ब्लैंक रहेंगे। फिर से हमें हमें को क्या करना पड़ेगा? दोबारा डाटा को मेन या सेकेंडरी मेमोरी जो हमारा स्टोरेज है वहाँ से लेके आना पड़ेगा। ये रैम क्या करता है? एक टेम्पररी स्टोरेज देता है कि जैसे हम सेकेंडरी स्टोरेज से अपना कुछ डाटा लेके आएँ तो स्क्रीन पे हमारे या फिर आउटपुट होने से पहले कहाँ होगा? रैम में स्टोर होगा। वहाँ से क्या आएगा? हमारे पास आएगा और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और जो जो कि वो ऐसा रैम अगर कोई भी चीज़ हमको एग्ज़ीक्यूट करना है या फिर रिज़ल्ट का आउटपुट देना है तो वो पहले रैम में आएगा, ये बात याद रखें। रैम के थ्रू ही सारा चीज़ जो भी डाटा है वो आएगा जाएगा। तो रैम वोलेटाइल हो गया, ये क्या हो गया? उसके बाद से टेम्पररी डाटा स्टोरेज होता है, टेम्प स्टोरेज है और जो फ्रीक्वेंट डाटा है, फ्रीक्वेंट नहीं कह लें जैसे कि डाटा जो भी लाना है, जो भी हमको प्रोसेस करना है, डाटा ब्रॉट इनटू रैम फॉर प्रोसेसिंग या एग्जीक्यूशन और जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी क्या है? लिमिटेड स्टोरेज। इसकी स्टोरेज लिमिटेड है, इसी की वजह से क्या है? ये बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होता है और ये मतलब कैशे से थोड़ा सा सस्ता है, कैशे सबसे महंगा है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी और भी कम है। आजकल तो फ़ोन के या फिर लैपटॉप वगैरह के रैम वगैरह जो होते हैं वो 16 जीबी तक आते हैं। उसमें वर्चुअल मेमोरी का भी कॉन्सेप्ट वगैरह आ जाता है। वहीं जो कैशे मेमोरी है वो अभी तक 12 एमबी पे ही टिका हुआ है, उससे आगे नहीं बढ़ पाया है। वो 12 एमबी भी बहुत महँगे हैं। बहुत ज़्यादा वो बड़े-बड़े कंप्यूटर में हाई स्पीड प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स में लगाए जाते हैं। और दूसरी तरफ मेन मेमोरी आता है हमारा रोम, रीड ओनली मेमोरी जो कि क्या है? एक नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। मतलब ये अगर हम लोग डाटा हम लोग लाए हैं, कुछ प्रोसेस किए हैं, उसको हम अगर सिस्टम बंद कर देते हैं तो भी क्या है? सिस्टम में पड़ा हुआ रहेगा, वो डाटा इरेज़ नहीं होगा। और इसकी सबसे बढ़िया बात है ये परमानेंट इन नेचर है, कभी ये डाटा डिलीट होने वाला नहीं है। और ये जो मैन्युफैक्चरर है जैसे अगर हम अ, हो गया इंटेल हो गया या फिर लैबकेयर हो गया या फिर जेब्रॉनिक्स हो गया, ये जो मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि पहले हम मदरबोर्ड वगैरह बनाती हैं, उनके द्वारा ये सब सारा बनाया जाता है। जो मैन्युफैक्चरर है वही प्रोग्राम कर सकता है इसको। प्रोग्राम्ड बाय मैन्युफैक्चरर। इसको हम लोग प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं। जो भी प्रोग्राम करेगा वो मैन्युफैक्चरर द्वारा प्री प्रोग्राम होगा। उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखे होंगे, डाटा कैसे स्टोर करना है, क्या करना है, ये सारा का सारा
मैन्युफैक्चर करके देगा। हम लोग डाटा नहीं लिख सकते, रीराइट नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद से आता है सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी यूनिट में सेकेंडरी मेमोरी आता है। चलिए देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, ये क्या सेकेंडरी मेमोरी क्या है? ये एक परमानेंट स्टोरेज है। परमानेंट स्टोरेज, ये बैकअप प्रोवाइड करता है सिस्टम को। बैकअप प्रोवाइड करता है सिस्टम को। हाई हाई स्टोरेज है, हाई स्टोरेज देन प्राइमरी मेमोरी, और चीपर देन प्राइमरी मेमोरी। और इसका जो स्पीड है वो डाटा एक्सेस स्पीड इज स्लो। डाटा एक्सेस स्पीड कम है। एग्जाम्पल इसका देख लें हम लोग तो मैग्नेटिक 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 टेप, डिस्क ड्राइव्स, ऑप्टिकल डिस्क, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए। और इसके बाद से ये तो हमारा हो गया जो कैचे मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, और ये सेकेंडरी मेमोरी। मेमोरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे जो मदरबोर्ड है वो जैसे एक सिस्टम अगर हम लोग सेटअप कर रहे हैं वो तो किससे कनेक्ट होता है? इंटरकनेक्टिंग यूनिट्स ऑफ ए कंप्यूटर, इंटरकनेक्टिंग यूनिट्स ऑफ सिस्टम। तो एक जो हम सिस्टम बनाते हैं वो किससे मिल के बना होता है? एक बस से मिल के बना होता है। ये चलाने वाला बस नहीं जो हमको पिकअप करता है, यहाँ से हमको जाना है, फिर लखनऊ से हमको कहीं और निकलना है कानपुर के लिए, वो वाली बस नहीं। यहाँ या फिर दिल्ली से हमको जाना है करोल बाग, अशोकनगर से करोल बाग, जानकी नगर से जो भी है दिल्ली वगैरह में एरिया, वहाँ से वो वाली बस नहीं है जो आदमियों को लेके जाती है। काम ये भी वही करता है लेकिन आदमी की जगह इसमें क्या होते हैं? डेटाज होते हैं। हम्म तो ये बस इज अ सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल पाथवे दैट अलाउ इंफॉर्मेशन एंड सिग्नल टू ट्रेवल बिटवीन द कंपोनेंट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द कंप्यूटर। अगर जैसे ये मेरा कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर, इसके अंदर पहले मदरबोर्ड बनाते हैं। मदरबोर्ड है ये लगे हुए, यहाँ प्रोसेसर लगा हुआ है, यहाँ रैम है हमारा, हाँ, फिर यहाँ पे भी एक रैम लगा रखा है, यहाँ ग्राफिक्स कार्ड, ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं ऐसे ऐसे। फिर ये हमारा मतलब इधर ये फिर हम ये पैक कर दिए, फिर इसको हम किए अपने डेस्कटॉप से कनेक्ट, और इसके इधर या इधर हम ये सीपीयू कैबिनेट मान सकते हैं इसको हम लोग। हाँ, ये पोर्ट लगा हुआ है, यहाँ प्रिंटर हमने लगा दिया है, यहाँ से माउस लगा के रखा है हमने। तो जैसे हमने जब यहाँ से हम एक फिर ये कीबोर्ड लगा दिया, ये तो अगर हम डाटा दे रहे हैं तो ये बाहर से क्या हो रहा है? सिस्टम में जा रहा है, और सिस्टम में जाने के बाद पहले तो कहीं स्टोरेज जा रहा है या फिर रैम में जा रहा है, वहाँ से प्रोसेस हो रहा है, फिर स्टोरेज में चला आ रहा है, फिर अगर हम कुछ वो डाटा जो जनरेट हो गया उसको प्रिंट कर रहे हैं तो फिर बाहर जा रहा है तो सिस्टम के बाहर। तो जिसके थ्रू ये सारा चीज़ें होंगी, डाटा का लेन देन, प्रोसेस पाथवे जो भी यहाँ से कीबोर्ड से प्रोसेसर में गया, फिर स्क्रीन पे हमें शो हुआ, फिर मैंने उसको प्रिंट दिया, ये सारा का सारा किसके थ्रू होगा? बस के थ्रू होगा। बस क्या एक वायर्स का सेट है जो कि क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स हैं उसको भेजता है, या फिर कह लें हम लोग डाटा को इधर उधर भेजता है। ये कितने टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप के होते हैं। सिस्टम बस, एक्सपेंशन बस, और सॉरी ये दो टाइप के ही होते हैं, सिस्टम बस और एक्सपेंशन बस। और इस दोनों जैसे ये बस जो है ये 2 टाइप के हैं, सिस्टम और एक्सपेंशन। और इस दोनों में 3 टाइप हैं। 3 टाइप, ये डाटा और एड्रेस और कंट्रोल। यहाँ भी सेम डाटा, एड्रेस और कंट्रोल। जो सिस्टम बस है वो इनसाइड द सिस्टम होता है, मतलब कैबिनेट कह लें, सीपीयू के अंदर ही जो मदरबोर्ड है उसी पे सारा काम करेगा, डाटा ले जाएगा, एड्रेस ले जाएगा, कंट्रोल को परफॉर्म करेगा। और जो एक्सपेंशन बस है वो सिस्टम से बाहर को देखता है जो भी डाटा बाहर भेजना है, या फिर एड्रेस कुछ बाहर लोकेट करना है, या फिर कंट्रोल बाहर किसी को देना है, सीपीयू पहले ऑपरेट करे फिर कीबोर्ड से डाटा ऑपरेट करे, तो वो क्या करेगा? एक्सपेंशन बस करेगा।
ये हो गया बस हमारे। बस क्या करता है, बस कॉन्सेप्ट दिमाग में सेव बना के रखें कि ये ट्रेवल कर रहा है इधर उधर। हाँ, जैसे हमारा बस होता है रियल लाइफ में, वो आदमी लेके जाता है, और लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया का बस है, तो ये क्या करेगा, डाटा को लेके जाएगा। इसके बाद से आ जाता है इनसाइड कंप्यूटर, मतलब कल अगर हमको कंप्यूटर एक सेटअप करना है तो हम, या फिर कह लें कंप्यूटर के अंदर क्या क्या होता है। कंप्यूटर कैबिनेट जो सीपीयू है हमारा उसके अंदर, हाँ, तो कंप्यूटर कैबिनेट, इसके अंदर हमारा क्या होता है, पहला मदरबोर्ड, और इस मदरबोर्ड के अंदर हमारा पाया जाता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि क्या करता है, बूटिंग में हेल्प करता है, जो कि क्या करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट पोस्ट का परफॉर्मेंस परफॉर्म करता है। ये क्या है, बूट स्ट्रैप लोडर इसके अंदर रहता है बायोस के अंदर। वो क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में, जब हम लोग सिस्टम को ऑन करते हैं। और उसके बाद से होता है सीमॉस चिप। ये क्या है, एक ऐसी चिप है जो कंटिन्यूस पावर सप्लाई रखती है मदरबोर्ड में, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो डेट टाइम जो भी इंफॉर्मेशन है तो वो सारा का सारा सेव रहता है सिस्टम बंद होने के बाद भी। जो बेसिक इंफॉर्मेशन है सिस्टम की, और जो हमारा डेट है, टाइम है, जो एसेंशियल सेटिंग्स हो गए, उसको सेव करके रखता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सीमॉस का। और बायोस का क्या है फुल फॉर्म, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये दोनों का दोनों याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका काम क्या है, हमेशा पूछा जाता है, सीमॉस और बायोस का काम क्या है। तो बायोस क्या करता है, बूट स्ट्रैप लोडिंग, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट स्ट्रैप लोडर पे लोड करता है, कहाँ से, सेकेंडरी मेमोरी से। सीमॉस चिप क्या करता है, मदरबोर्ड में पावर सप्लाई बनाए रखता है, इवन सिस्टम ऑफ हो कर देते हैं फिर भी। और ये क्या करता है, इसकी वजह से क्या होता है, हमारा डेट और टाइम जो एसेंशियल सेटिंग्स हैं वो सारा का सारा सेव रहता है, डिस्ट्रॉय नहीं होता। नहीं तो हम लोग सिस्टम बंद करके चालू करें तो फिर 10 साल पहले का समय दिखाएगा, नहीं ना दिखाता है, जो है हम लोगों का वही दिखाता है। जो अगर हम आधे घंटे पहले सिस्टम बंद कर दिए हैं तो जब हम ऑन करेंगे तो आधे घंटे बाद दिखाएगा वो कि आधा घंटा हो चुका है आपने। कल बंद करेंगे, अगर आज ऑन करेंगे तो आज का डेट टाइम दिखाएगा, ये नहीं करेगा कि कल का ही दिखाए। वो किसकी वजह से सेव रहता है, सीमॉस की वजह से। और पोर्ट और इंटरफेसेस होते हैं इसके अंदर, पोर्ट्स एंड इंटरफेसेस। पोर्ट्स और इंटरफेसेस क्या करते हैं, ये जो हमको पहले जब बड़ा बड़ा सीपीयू आता था, या फिर आज भी हम लोग कह लें यूएसबी पोर्ट हो गया, फिर माइक्रो कार्ड जो स्लॉट होता है, या फिर ईयरफोन का जो होता है, वो सारे के सारे क्या है, पोर्ट्स और इंटरफेसेस हैं, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपना जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं या फिर जो कुछ भी है बाहर से हम लोग कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद से रिबन केबल्स हो गए, रिबन केबल्स, एक फ्लैट इंसुलेटेड टाइनी वायर, पतले पतले, उसमें एक आपने देखा होगा सफ़ेद कलर का स्ट्रिप टाइप का रहता है, सीपीयू वगैरह जब आप खोलेंगे तो वो क्या हो गया, रिबन केबल्स हो गए। मेमोरी चिप ये मदरबोर्ड के अंदर रहता है, जो भी आईसी वगैरह लगे रहते हैं उसमें, हम जैसे रैम लगाए हैं, वो एक तो वो एक सर्किट है, वो उसके अंदर क्या रहता है, मेमोरी चिप्स रहती हैं। वो कितने टाइप की होती हैं, दो टाइप की होती हैं, SIMM और DIMM। सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल और ये डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, इसका फुल फॉर्म है, ये नोट कर लेंगे, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल SIMM, डबल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल DIMM। और फिर स्टोरेज डिवाइस होते हैं, प्रोसेसर होते हैं, ये सारे के सारे क्या हो गए हैं। पांचवा हो गया हमारा जो कंप्यूटर कैबिनेट में रहता है वो स्टोरेज, और फिर प्रोसेसर जिसको हम लोग सीपीयू कहते हैं, i5 i7 i3 पहले चलता था, एडीएम, ये सारे के सारे क्या हैं, ये प्रोसेसर्स हैं। तो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा है, कंप्यूटर कैबिनेट, इंटरकनेक्टिंग यूनिट्स जो अंदर लगे होते हैं जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होता है, फिर मेमोरी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, और उसके बाद से कंप्यूटर क्लासिफिकेशन पढ़ा है। ये सारा का सारा आज हम लोगों ने पढ़ा है। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे, छोटा सा एक टॉपिक है सॉफ्टवेयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनी कंप्यूटर की दुनिया का, जहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर।
मतलब अगर आप सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है, लेकिन बिना हार्डवेयर के सिस्टम चलेगा भी नहीं। लेकिन सॉफ्टवेयर का इम्पोर्टेंस उससे भी ज़्यादा है। अगर हम हार्डवेयर बना भी लेते हैं तो भी सॉफ्टवेयर नहीं, अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो भी सिस्टम नहीं चलने वाला। अगर मान लीजिए हम सॉफ्टवेयर डाल भी देते हैं, चल भी रहा है, अगर सॉफ्टवेयर थोड़ा सा एरर आया तो सिस्टम की एकदम बुद्धि फेल। सिस्टम, हम प्रिंट कर रहे हैं तो वो स्कैनिंग करेगा, कैलकुलेशन करेगा। हम प्रिंट दे रहे हैं तो वो कुछ, हम ब्लैक प्रिंट दे रहे हैं तो वो कलर निकाल रहा है। हम इंटर कर रहे हैं तो स्पेस बार दब रहा है। ये सारा का सारा फंक्शनैलिटी किसके द्वारा सही होता है? ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ प्रोग्राम है। सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, या फिर इंस्ट्रक्शंस, या फिर कह दें कोड है, जो कि क्या करता है, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट करता है कि एक जैसे टास्क परफॉर्म करो। और जो जैसे हम एक हार्डवेयर पे हम कई ढेर सारे अजीब 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 व गरीब, हाँ, सॉफ्टवेयर उस पे इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे हमने अपने प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, फिर हमने ऑपरेटिंग सिस्टम तो एक लोड होके रखता ही रखता है। उसके बाद से हम लोगों ने कोई जैसे एडोबी कुछ सॉफ्टवेयर चला रहे हैं उसका लगा दिया। फिर हम लोगों ने कुछ गेम खेल रहे हैं उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया। तो सॉफ्टवेयर एक सिस्टम पे मल्टीपल मल्टीपल सॉफ्टवेयर कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन ए सिंगल हार्डवेयर। एक हार्डवेयर या फिर एक सिस्टम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं? तो ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो जैसे अगर हम ये सिस्टम, अगर हम फ्रेश एकदम नया नया कंप्यूटर खरीद रहे हैं, कुछ भी हमको कह रहे हैं भैया जाओ दुकान पे गए हैं, हम कहें भैया एक कंप्यूटर दे दो सारा कुछ इंस्टॉल करके मेरा कंप्यूटर रन करे। तो जो बेसिक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर चलने के लिए यूज़ होगा, मतलब जो कह लें ऑपरेटिंग सिस्टम, जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं, वाईफाई का ड्राइवर हो गया, ब्लूटूथ का हो गया, माउस का हो गया, ये सारे के सारे जो ड्राइवर्स हैं बेसिक सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम को चाहिए ही चाहिए तभी सिस्टम रन करेगा, वो सारे के सारे सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हमको स्कैनिंग करना है, तो जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करेंगे उस एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, वो क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हमको गाना सुनना है, हम कोई म्यूजिक प्लेयर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो वो उसका सॉफ्टवेयर है। हम वीडियो देख रहे हैं, एडिटिंग कर रहे हैं, तो जिस काम के लिए हम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर काम के लिए जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम क्या हो गया? बेसिक सॉफ्टवेयर। ये बहुत बेसिक सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर फॉर पर्टिकुलर वर्क। एक पर्टिकुलर वर्क के लिए जो सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब जैसे हम लोग कैटेगराइजेशन देख लें सिस्टम सॉफ्टवेयर का, तो जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर एसएस, ये दो तरह से कैटेगराइज हुआ है। कंप्यूटर मैनेजमेंट के लिए, कंप्यूटर मैनेजमेंट, और दूसरा क्या होगा? डेवलपिंग सॉफ्टवेयर। ये भी कई तरह से कैटेगराइज है। जैसे हम लोग कह लें ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो गया, ये बेसिक है। फिर डिवाइस ड्राइवर हो गया, ये बेसिक है। और फिर सिस्टम यूटिलिटी हो गया। सिस्टम यूटिलिटी में जैसे हम ये उस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा हुआ डिस्क क्लीनिंग या फिर डिस्क पार्टिशनर, ये सब क्या है? यूटिलिटीज़ हैं सिस्टम की। एंटीवायरस जो हो गया, जो प्री इंस्टॉल्ड होता है, वो सिस्टम की यूटिलिटी है, मतलब उसको थोड़ा सा फंक्शनलिटी बढ़ाती है सिस्टम की, थोड़ा सा सिस्टम को एडवांस करता है, मतलब फास्ट करता है। वो सब क्या होते हैं? सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो डेवलपिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, वो क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है उसका। अगर हम सी प्लस प्लस लिख रहे हैं, उसका कोडिंग कर रहे हैं, तो उसका सॉफ्टवेयर पहले इंस्टॉल करेंगे। अगर हम पाइथन का कोडिंग कर रहे हैं, तो उसका क्या करेंगे? पहले उसका
सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तब उसके बाद से उस पे हम कोडिंग लिख सकते हैं। वो हमारी हम जो कोड लिखेंगे वो उसको समझेगा। ऐसे नहीं कि हम कुछ भी खोलें और पाइथन लिख दिया, रन करा रहा है, रन करने लगा, नहीं, उसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर ट्रांसलेटर हो गया, जो कि क्या करता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, मतलब ABCD को 0101 फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ये ट्रांसलेटर है। और जो लिंकर होता है वो हम कह लें, जब हम प्रोग्राम, आप लोगों ने अगर बेसिक हम कह लें C++ आपने पढ़ा हो या फिर पाइथन कभी पढ़ा हो तो उसमें देखा होगा कि पैकेज बनता है या फिर मॉड्यूल बनता है। तो जो पैकेज मॉड्यूल होता है, अगर एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडो जो है इसको हम डेवलप कर रहे हैं, तो इसको एक साथ तो बैठ के हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो कुछ हिस्सा हमने दे दिया, जैसे हमारी टीम जो है उसको मैंने दे दिया कि लो भाई तुम ये मैंने मेमोरी मैनेजमेंट का देख लो, फिर ये दूसरे को दे दिया लो भाई तुम सिक्योरिटी का पोर्शन देख लो, फिर एक को दे दिया मैंने लो भाई तुम ग्राफिक्स का पोर्शन देख लो, दूसरे को दे दिया भाई लो तुम प्रोसेसिंग शेड्यूल का देख लो। ऐसे हमने सबको डिवाइड कर दिया धीरे धीरे सारा काम। उसके बाद से जब सबका काम बन गया, डेवलप हो गया, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हो गई, तो हम उसको एक पास लेके आए। जो हम लोग लिंक करेंगे, सारे चीज़ को लिंक कर देंगे एक साथ, उसके बाद से जो रन कराएंगे, तो जो लिंक करता है उसको ही जो सॉफ्टवेयर मॉड्यूल या पैकेज जो है, जो सॉफ्टवेयर लिंक करता है पैकेज को या मॉड्यूल को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिंकर कहते हैं। और लास्ट है हमारा एक लोडर करके आता है। लोडर ये क्या करता है, ये जो हमारा प्रोग्राम है, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, उसको लोड और रीलोकेट करता है मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में। मतलब हम लेके आए कोई प्रोग्राम, हमने जैसे ये हमारा सॉफ्टवेयर डेवलप हो चुका है, ये रन कर रहा है, तो अगर हम जैसे हम स्टार्ट किए स्कैनिंग वाला, स्टार्ट किए तो एक कहीं सेव होगा, इसके हम कुछ स्कैन कर रहे हैं, वो स्कैनिंग वाला कोड उठ के आ जाएगा मेन मेमोरी में, फिर काम हो जाएगा, स्कैन वगैरह कर लेंगे, फिर क्लोज करेंगे तो वो फिर क्या हो जाएगा, रिलोकेट हो जाएगा जहाँ वो था। तो ऐसे चलता है, ये लोडर का काम है। और कुछ जैसे कंपाइलर होते हैं, जो क्या करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर आपने सुना होगा, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या करता है, एक जैसे ब्लॉक ऑफ कोड हमने बनाया, एक पेज पूरा लिखा मैंने, तो एक पेज को क्या करेगा, एक साथ ही मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, हाई लेवल टू लो मशीन लैंग्वेज, या फिर कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज में। और जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन करेगा, जैसे हमने 50 लाइन का कोड लिखा तो पहला लाइन, फिर दूसरा लाइन, तीसरा, ऐसे करके 50वें लाइन तक जाएगा। और जो कंपाइलर है एक ही साथ सारा का सारा पहले कन्वर्ट करेगा फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हो गया लिंकर, लोडर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। तो हमारा सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। फिर इसमें कुछ आता है जैसे सॉफ्टवेयर, और जैसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या फिर प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, एक टॉपिक है उसमें। तो सॉफ्टवेयर एक्विजिशन एक टॉपिक है, उसी में हम लोग देख लेते हैं, जैसे जो ये सॉफ्टवेयर एक्विजिशन, इस सॉफ्टवेयर को कैसे कैसे एक्वायर किया गया है, जैसे कुछ ओपन सोर्स होते हैं उसको सब कोई यूज़ करता है, कुछ पैसे वाले होते हैं उसको जो पैसा देगा वही यूज़ कर पाएगा। तो जैसे पहला जो ओपन सोर्स है सॉफ्टवेयर, वो क्या होता है, वो कोड अवेलेबल होता है सबके लिए, कस्टमाइज करो, यूज़ करो, जो करना है वो करो। हाँ, लेकिन जो क्रिएटर बनाया रहता है वो सारे के सबके लिए, पब्लिक के लिए छोड़ देता है, भाई तुम लोग कस्टमाइज करके अपना यूज़ करते रहो। कुछ गाइडलाइन जारी कर देगा, उसके अंडर ही आप लोग करेंगे। हाँ, ये नहीं कि हमने लेके उसको गलत काम के लिए यूज़ करने लगा, तो वो नहीं होगा। तो इसका एग्जांपल देख लें, जैसे आजकल का जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, जैसे ओपन ऑफिस, फायरफॉक्स, फिर और जो भी जैसे लाइनक्स वगैरह की सॉफ्टवेयर है, ये फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। और कुछ आते हैं पब्लिक डोमेन के सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन के सॉफ्टवेयर। ये पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर वो उस टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें जैसे कि कॉपीराइट या फिर लाइसेंस का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। लगभग ये जो पब्लिक डोमेन है या फिर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है वो सेम सेम है। तो ये जो जैसे पर्सनल यूज़ के लिए मैं कर सकते हैं, पब्लिक डोमेन वाला पब्लिक अपने लिए कर रहा है। जो ओपन सोर्स है वो एक कोई कंपनी ले रही है, बना रही है, उसको मॉडिफाई कर रही है, फिर उसको दे दे रही है पब्लिक के लिए, तो वो ओपन सोर्स है। पब्लिक डोमेन आप खुद के लिए भी कर सकते हैं। फिर आता है तीसरा, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर।
प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर ये क्या होता है? ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो किसी कंपनी द्वारा ऑन्ड बाय बाय अ कंपनी, मतलब किसी कंपनी के द्वारा ऑन किया गया है। मतलब अगर इसको हमको यूज़ करना है तो उसको पैसा देना पड़ेगा, वो उस पे उसका कॉपीराइट क्लेम है। हाँ, अगर हम उसके बिना पैसे दिए यूज़ कर सकते हैं तो हमको बाय लॉ द जो भी लॉ होगा उसके अगेंस्ट उसको हमको पनिशमेंट मिल सकती है, फिर फाइन देना पड़े। ये हो गया प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। जैसे इसका एग्जांपल हम लोग देख लें तो माइक्रोसॉफ्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं उसी के लिए पैसा देना पड़ता है। एडोब का कुछ हो गया, ऑटो कैड हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं? ये पैसा देना पड़ता है। एम एस पावर पॉइंट जो हो गया, एम एस ऑफिस जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सारा का सारा हम लोग पैसा दे के यूज़ करते हैं। ये कुछ टाइप्स के सॉफ्टवेयर टाइप एक्विजिशन हो गए, याद करना है आपको। और ये रख लीजिए, 2-3 टाइप है इंपॉर्टेंट, इसी से पूछेगा, इससे बाहर ज़्यादा आता नहीं है। और एक और नोट कर लीजिए, शेयरवेयर। शेयरवेयर ये ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि यूज़र को फ्री अवेलेबल किया जाता है पर्टिकुलर टाइम के लिए। जैसे एक वीक आपने पढ़ा होगा, फ्री पहले देख लेते हैं, फ्री फॉर यूज़र फॉर पर्टिकुलर टाइम लिमिट। एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए यूज़र को फ्री होता है, उसके बाद से फिर पैसा देके आपको ख़रीदना पड़ता है, या फिर ये आपके लिए ब्लॉक हो जाएगा, नहीं रन करेगा। ये शेयरवेयर हो गया। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर एक्विजिशन कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद से एक लास्ट टॉपिक है मोबाइल ऐप्स। मोबाइल ऐप्स, तो ये मोबाइल ऐप्स कह लें एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स ऑन ओनली मोबाइल। तो आजकल ने मोबाइल ऐप्स देखा है। अब मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमारा आईओएस हो गया, उसमें आईफोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और एक एंड्रॉयड हो गया, ये सबसे फेमस है, सारे लोग यूज़ करते हैं। ये कह लें, ये एंड्रॉयड जो सॉफ्टवेयर है ये गूगल के द्वारा ओपन सोर्स किया गया है। इसको सारी कंपनियां अपने हिसाब से मॉडिफाई करके कुछ उसमें अपना यूआई वगैरह कस्टमाइजेबल बना के, वो जैसे रेडमी का है तो उसका अलग यूज़र इंटरफेस, अलग तरह का सब सिस्टम है। और जो रियलमी है अलग है, ओप्पो अलग है, सारे के सारे एक ये जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है ओपन सोर्स, इसको लेके अपने हिसाब से कस्टमाइज कर रहे हैं और फिर यूज़र तक पहुंचा रहे हैं। इसका एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एपीके। एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट एपीके। याद रखेंगे ये एक्सटेंशन। और ये केवल और केवल मोबाइल पे ही चलने वाले ऐप्स हैं। जैसे एग्जांपल में हम ले लें तो गूगल क्रोम जो है एक, अब तो सिस्टम में भी आता है और फ़ोन में भी आता है। तो गूगल क्रोम, सारे के सारे जो भी, व्हाट्सअप भी आजकल, पहले तो व्हाट्सअप वेब था, अब व्हाट्सअप का विंडोज़ सॉफ्टवेयर भी आ गया व्हाट्सएप। फिर उसके बाद से हम लोग देख लें तो गूगल फाइल्स, गूगल फाइल्स, फिर गूगल पे, ये सारे के सारे क्या हैं? एक मोबाइल ऐप्स हैं। और कुछ हम देखें, गूगल पे हो गया, गूगल फाइल्स हो गया, और हम कुछ कोचिंग वगैरह का ऐप देखें तो वो सारे के सारे क्या है? मोबाइल पे ही जो चलते हैं, उन लोगों का ज़्यादा अवेलेबल रहता है। सिस्टम के लिए बहुत कम ही कोचिंगों का ऐप जो होता है वो अवेलेबल होता है। तो ये रहा हमारा चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, आज हुआ कंप्लीट। इसका नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम का जो चैनल है वहाँ पे, हम लोगों का डीजी क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा। हैंड रिटन नोट्स है, आप लोग उसको प्रिंट भी करा सकते हैं। प्रिंट कराने के बाद आप लोग उसको पढ़ते रहिए, उसको रिवाइज करते रहिए। इस कोर्स के लास्ट में हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन की सीरीज़ का एक पीडीएफ डालेंगे, जिसमें आई थिंक लगभग 500 के करीब क्वेश्चन होंगे, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ट्रिपल सी की जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई करने में। जो मोस्ट आस्क्ड या फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, या फिर पैटर्न एनालाइज करके कौन किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और उस पीडीएफ में दिया जाएगा। तो हमारे कोर्स के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने जो भी दोस्त और फ्रेंड ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करिए।
तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जो अगला चैप्टर होगा हम लोगों का, उसके साथ हम लोग मिलेंगे। अगर इस वीडियो में आप लोग का कोई भी डाउट वगैरह हो, कहीं भी कुछ भी हो, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम लोग एक ऑफिशियल ग्रुप भी बनाया है ये डीजी क्लासेस का। वहाँ पे भी चैनल तो एक अलग है हम लोगों का, जहाँ पे केवल ये नोट्स वगैरह अपलोड होंगे, और एक डिस्कशन ग्रुप है, वहाँ पे भी आप लोग आके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर हम लोग देख रहे हैं तो एक अलग से एक ये ट्रिपल सी कोर्स वाइज एक ग्रुप बनाया जाएगा, जिसमें एक पर्टिकुलर, जैसे ये कोई ट्रिपल सी का कोर्स चल रहा है तो उसी से रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन पूछें। तो ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो ये बढ़िया फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये सारा का सारा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ये नहीं और भी कोचिंग की तरह हम लोग, हाँ ये पीडीएफ हमने क्लासेस तो चला दिए हैं यूट्यूब पे, लेकिन आपको पीडीएफ लेने के लिए पैसा लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारा जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं, पीडीएफ्स आने वाले हैं, ये सारा का सारा फ्री रहेगा। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा। स्लोली स्लोली अगर हम लोग का चैनल ग्रो हो जाता है अच्छा खासा, तो इनकम हो सकता है हमको आए, तो इससे हम थोड़ा सा अपना सिस्टम और भी बेटर करेंगे, और बढ़िया से बढ़िया आपको मतलब टीचिंग पहुंचा सके आपके पास। अभी तो फिलहाल अपनी कॉस्ट पे सारा चीज़ किया जा रहा है, और जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक बेटर, बेस्ट ऑफ द बेस्ट दिया जा रहा है। तो चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।